हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सब ठीक होंगे। तो यार, पता है वो लॉन्ग ड्रिप विद फैसू वाला जो ना, इसके पॉइंट्स ही खत्म नहीं हो पा रहे। मैं 2 पॉइंट्स ही वो करती हूँ, उसके बाद कुछ ना कुछ सामने आ जाता है, कोई क्लिप सामने आ जाता है, कोई रील सामने आ जाती है। मैं बोलती हूँ ओ, इसमें तो ये भी बोला था इसने। मतलब इतना झूठ बोला है ना कि उसको कवर करने के लिए मुझे ये तीसरी पॉडकास्ट चौथी पॉडकास्ट बनानी पड़ गई है। मैं कवर ही नहीं कर पाती एक पॉडकास्ट में, इतना तो मेरे पास दिमाग नहीं चलता मेरा। तो बहरहाल जो है वो शुरू करते। अच्छा जी, तो एक चीज़ जो से पूछी गई कि रोहान के आने से जो है वो आपकी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो अच्छा, एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी ना उसके वीडियो में, उसने जो चीज़ बोली कि ये जो कहते हैं ना कि वी आर प्रेग्नेंट, तो यार हमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, औरत को बहुत इफेक्ट पड़ता है, जो कि 110% ठीक है। कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि अगर उसने पैदा किया है तो उसका पूरा क्रेडिट उसी को मिल रहा है। वरना जिस तरीके से क्रेडिट ले लिया जाता है, जिस तरीके से वो मैन चाइल्ड बना हुआ होता है, वो हम सबको पता है। लेकिन ये अच्छी चीज़ लगी मुझे कि उसने अप्रिशिएट किया उस चीज़ को कि यार औरत को ये कुछ झेलना पड़ता है। अच्छा, इसमें अब बहुत कुछ है जो उन्होंने डिनाई भी किया था और जो बातें उन्होंने ख़राब भी कही थी, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो भाई, औरत के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, यानी मर्द उस पेन का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते अगर औरत नॉर्मल डिलीवरी से बेबी जो है वो सिर्फ पैदा करिए। अच्छा, पेट में रखना, 9 महीने रखना, उसको जो है वो न्यूट्रिशंस लेना, उसकी बॉडी में चेंज, उसकी हार्मोन चेंजेस की तो मैं बात ही नहीं करी। मैं तो सिर्फ उस पेन की बात कर रही हूँ जो उस बॉडी ने सहना है एज अ नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में आपको उस टाइम मतलब दुनिया ज़मीन आसमान जितना सेम पेन होता है, इंतहा से ज़्यादा पेन होता है। देन एक चीज़ जो है वो यहाँ पर होती है कि ऑपरेशन वालों के लिए होता है कि यार उस टाइम पर आपको कुछ नहीं पता चलता। लेकिन ऑब्वियसली हमारी खुराकें, हमारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती, हम इतनी केयर नहीं कर पाते। तो ऑपरेशन वालों का जब सुन टूटता है, जब सारी चीज़ें होती है, तो उनकी फिर ज़मीन और आसमान एक होते हैं। तो एक उनके लिए भी है, लेकिन उनके लिए वो बात का प्रोसीजर है। कुछ लोगों का उम्र भर का रह जाता है, कभी टांके दुखते हैं, बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है यार अगर आपका सी सेक्शन हुआ हो तो एक औरत के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। उसके बाद आपकी बॉडी जो चेंज मांगती है, आपका फीडिंग प्रोसीजर बहुत मुश्किल होता है एक बच्चे को एक जवानी के एज तक लेके जाना एक माँ के लिए। लेकिन उसमें जो है वो उसने उस चीज़ को क्रेडिट दिया, मुझे अच्छी चीज़ लगी वो। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अजीब लगी, उसने कहा कि रोहान को मुझे ये डर हो रहा था कि मैं जो है वो काम पे जा रहा था सुबह 9-10 बजे और रात को 1-1:30 बजे आ रहा था, तो मुझे ये था कि रोहान कहीं मुझे पहचाने ना, मुझे भूल ना जाए। मतलब कोई बेवकूफ़ाना किस्म की बात नहीं कही कि मतलब कोई अपने बाप को कैसे भूल सकता है कि क्या वो जो है मतलब आप कोई जो वो सालों साल बाहर मुल्क चले गए हो, जहाँ आप 20-25 साल बाद, जहाँ वीडियो कॉल नहीं, आपके पास कोई पिक्चर नहीं, वो अपने बाप को नहीं पहचानेगा। और जब आप 20-25 साल बाद आके रोहान को बोलोगे मैं तुम्हारा बाप हूँ, और बोलेगा कौन सा बाप, मैंने तो किसी बाप को नहीं देखा। मतलब क्या, ये कुछ भी बोलता है रे बाबा ये बंदा। मुझे मुझे तो यही सिनेरियो हो गया। मैंने कहा यार, क्या ये 20-25 साल के लिए झलक में चला गया था, तो मतलब झलक से उसको बाहर ही नहीं आना, वो झलक के साइड पे जाके कैद हो गया है और किसी ऐसी जगह पे चला गया जहाँ ना कोई वीडियो कॉल है, ना कोई पहचान है, ना कुछ है। मतलब झलक में वो 25 दिन में, अगर 4 महीने का शो था तो 4 महीने से 2 महीने तो दीपिका जो है वो झलक पे ही पाई जाती थी रोहान के साथ। तो मतलब यार कुछ भी इन द सेंस, कुछ भी बोलना अपना भूल गए हो कि वो झलक में जो पूरे के पूरे बिरयानी के देगे लेके जाते थे, वो सब कुछ करे, मतलब भूल गए यार, उनको कुछ याद नहीं रहा कि रोहान, मतलब बोलते हुए भी शर्म नहीं आती, इतना इंतहा का ज्यादा झूठ बोलते ना, तुमको शर्म भी नहीं आती। मतलब कि यार तुम कैसे बोल सकते हो कि मुझे ये लग रहा था कि रोहान मुझे भूल जाएगा। भाई 4 महीने में से मेरे को तो लगता है पौने 4 महीने दीपिका जो है ना वो झलक के सेट पे पाई जाती थी। ये जो आधा पौना महीना भी गायब रही ना, तो वो फरा मैम ने उसको जलील वलील मार दिया था ना, तो गायब हो गई थी। वरना हर शो पर, हर उस पर जब वो अपनी रिहर्सल कर रहा हो, हर वक्त तो पहुंची होती थी। फिर और उसे बिरयानी के ऊपर से याद आया, मनीषा रानी का एक इंटरव्यू आया था, वहां उसने कहा था कि बिरयानी हमें तो कभी मिलती ही नहीं थी, जबकि वो क्या बोलती थी कि वहां के आसपास के लोगों के लिए लेके जा रही है वो मेन। अच्छा, बिरयानी जजेस के लिए ही जाती थी, जजेस को पटाने के लिए जाती थी। अब देखो KKR में से उसका नाम हट गया है, शुएब इब्राहिम का नाम अब नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पर वोटिंग वाला सीन नहीं है, वहां पर स्टंट्स का सीन है। वहां पर आपको अपनी मेहनत दिखानी, अपनी एफर्ट पर जीतना, और अपनी एफर्ट पर ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात तो डन है, एफर्ट में उनके अंदर कुछ नहीं जा रहा होता। ये शो भी जो जीते वाकई नहीं था, मैंने पहले ही कहा, ये बहुत बायस शो बना, बहुत ज्यादा जो है वो बायस था कि अनबायस था, पता नहीं, जो भी था मुझे बताना। जो भी था, बहुत ही ज्यादा मुझे लगा कि यार ये शो के अंदर इतना ज्यादा फॉर्मेट में जो है ना वो वोट्स को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। ठीक है, वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन मेन जजेस के स्कोर रहने चाहिए वोटिंग में। देखो ये फिर ऐसे ही होता है ना कि जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट होता है वो हार जाता है और नॉन डिजर्विंग जीत जाते हैं।
नॉन डिजर्विंग ही थे, चाहे वो मनीषा ही क्यों ना जीती। मैं तो शुरू दिन से ये कह रही हूँ, नॉन डिजर्विंग, दोनों नॉन डिजर्विंग थे, क्योंकि दोनों सिर्फ और सिर्फ, दोनों के डांस में कोई चार्म नहीं था, कुछ नहीं था। एवं ही जो है बाहर गली मोहल्लों वाला डांस था जो हम नॉर्मली देख लेते हैं, कहीं शादी ब्याह में जाओ तो ये डांस हमें नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। तो इस डांस में किसी भी किस्म की चार्मिंग नहीं थी। ठीक है, मनीषा के फैंस को अच्छा लगा, लेकिन वो फैंस को अच्छा लगा सर। बाकी जो ऑडियंस, एज अ ऑडियंस जिसने देखा है ना, एज अ झलक की जो है ऑडियंस जिसने देखा है ना, उनको अच्छा नहीं लगा। जो बहुत ज्यादा डाई हार्ट फैंस है ना, उनको बुरा, उनको अच्छा लगा। लेकिन जो एज अ झलक झलक के ऑडियंस बन के जो देख रहे थे ना, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि डांस की जीत नहीं हुई वहां पर, सिर्फ और सिर्फ वोट्स की जीत हुई। जिसको ज्यादा वोट, जिसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी, जिसकी ज्यादा फैन बेस, वो जीता। तो ये सारा का सारा ये था। देखो अब केकेआर में नहीं है तो ये गायब हो गया केकेआर में सन, पहले हालांकि नाम आ रहा था, पूरा काफी था, लेकिन अब नाम आ रहा है बिग बॉस ओटीटी का, तो वहां भी वोटिंग वाला सीन है। वहां भी उसको अच्छे से पता है कि मैं वोट करूंगा, शोट करूंगा, मुझे वोटिंग की अपील करूंगा, मुझे वोट मिल जाएंगे। तो उसको ये चीज पता है, और यहाँ पर दीपिका लाइव लगा लगा के बैठ जाएगी जिस दिन वोट होगा। तो उसको पता है कि जहाँ वोट होगा वहां ये जाएगा, जहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर निर्भर होगा ना, वहां उसको पता है कि ये 2 मिनट में जो है ना वो बाहर आ जाएगा। उसको इस चीज का अच्छे से अंदाजा है, और वो उसी चीज को बड़े अच्छे से कैश करवा रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब इसका ये पॉइंट लगा। अच्छा जी, चलो हम बात करते हैं थोड़ा सभा के ब्लॉग की भी। आजकल सभा का ब्लॉग जो, वो दूसरा ब्लॉग आ गया आज का, बट बात ही नहीं हो पा रही, ब्लॉग पॉडकास्ट बन ही नहीं रही। पता है, इंसान थक भी जाता है कभी कभार जो है ना, एक ही काम कर करके कर करके। मैं अपनी जात पर कोई एहसान नहीं दिखा रहा होता, भाई यही है ना कि भाई जब आप थक गए हो तो आप स्किप कर दो। अब कल मैंने एक वीडियो बना के रखी थी, मैंने वो नहीं अपलोड करी, मैंने कहा वो संडे वाले दिन, क्योंकि एल्गोरिदम है, हमारे चैनल्स छोटे हैं, हमें अपने चैनल्स को बचाना है। ठीक है, हम किसी की जात पर एहसान नहीं कर रहे कि वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की, नहीं भाई अपने चैनल के लिए अपलोड की थी। तो वो वीडियो बन नहीं पा रही थी, फिर मैंने कहा चलो यार आज अपलोड करती जाए। सभा के उस पर भी थोड़ा, सभा का जो ये जो दिल्ली वाला व्लॉग था ना, उसके अंदर एक चीज जो है ना वो देखिए, सभा ने जो है ना वो 2 जगह अपना जो है ना वो ब्लर किया है। दुपट्टा इसका हटा हुआ था, उसके बाल नजर आ रहे थे, उसने ब्लर किया। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, तुमको ब्लर करने की ऐसी क्या मतलब, इतना सा क्लिप तुम हटा नहीं सकते? मतलब वो 2 से 5 सेकंड का वो क्लिप था। म, अगर तुम उस क्लिप को हटा देते और तुम उस क्लिप को जो है वो रिमूव कर देते तो क्या चला जाता? मतलब कि इतना ज्यादा कि तुम्हें 18 से 20 मिनट का ही व्लॉग अपलोड करना है, इससे कम का व्लॉग तुम अपलोड नहीं कर सकते? मतलब अगर 1-2 मिनट का कम व्लॉग हो गया तो ये मुझे समझ नहीं है। अपने आप को ये टारगेटेड में लाते हैं जान के। फिर ये बताया जाता है, देखो फिर टारगेट पड़ता है, फिर इनको बोला जाता है कि आप सिर्फ जो है वो कैमरे के लिए जो है अपना हिजाब ले रही हो, सिर्फ और सिर्फ सर ढक रही हो, क्योंकि आपके पास बालों की कमी है। ये बात, और ये बात वाकई मुझे मुझे भी लगा है, पता है। पहले मुझे इसके हिजाब पर कभी भी बात करने मुझे, मैंने कहा नहीं यार ये इसका अपना मैटर है, वो थोड़ा बहुत भी तो कर रही है ना, हम तो शायद वो भी नहीं कर पा रहे। तो मैं हमेशा उस चीज से बचती थी, मैं नहीं बोलती थी, मैं कहती थी। लेकिन जब वो जो सुम्बुल के व्लॉग में उसके बालों वाला सीन आया, और अब जब उसके व्लॉग्स को देख रही हूँ, मतलब वो वाकई उसके व्लॉग के अंदर सिर्फ हिजाब का मतलब बाल ढकना है। बाकी उसका सीना खुला है, वो पानी के अंदर तैर रही है, उसकी शर्ट ऊंची हो रही है, उसको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि उसका जिस्म ठीक है। और जो है वो जिस्म में उसका अगर कोई चीज दिख जाएगी तो वो उसकी खराब है, लेकिन उसके पास बालों की बहुत बेइंतहा कमी है। तो वो जो है, और उसने जब हिजाब शुरू किया, तब उसके पास पैसों की शायद इतनी ज्यादा अमीरी नहीं थी, वरना वो बाल हिजाब का ड्रामा ना करती। सीधी सी बात है, मुझे ड्रामा ही लगता है। वो अपनी जो है बालों का ट्रीटमेंट करवा ली थी, लेकिन उस वक्त पैसों की नई नई शुरुआत थी, और बालों का ट्रीटमेंट हमेशा महंगा होता है। स्किन ट्रीटमेंट, दांतों का ट्रीटमेंट, बालों का ट्रीटमेंट, ये बहुत महंगा होता है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है। तो वो ये चीज़ को नहीं अफोर्ड कर पाई, तो इसीलिए उस टाइम पर हिजाब वाला सीन शुरू कर दिया। अब वो हिजाब वाला सीन अब तो ये अफोर्ड कर सकती है, और मे भी शायद वो ये काम कर भी रही हो। तो इसीलिए अब उसको जो है वो हिजाब उसका आहिस्ता आहिस्ता सरक रहा है, कभी कुछ कभी व्लॉगिंग के नाम पर। एक प्रॉपरली हिजाबी लड़कियां होती ना, वो एक अलग ही होती, क्योंकि हिजाब का मतलब सिर्फ सर ढकना नहीं है। ये अपनी ऑडियंस को गुमराह कर रही है हिजाब के नाम पर। ये जो भाई ऐसी बहुत सारी इन्फ्लुएंसर, ओ सॉरी, ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को लेकर गलत माइंड पे जाते हैं कि यार ये भी तो हिजाब ऐसे कर रही है ना, मैं भी ऐसे हिजाब कर सकती हूँ। तो ऐसे हिजाब नहीं होता। हिजाब का मतलब आपका सर ढकने के साथ साथ सीना ढकना भी बहुत लाजमी होता है। तो हिजाब का मतलब सिर्फ बाल ढकना नहीं है। तो प्लीज हिजाब को बाल ढकने पे ना लेके जाओ, हिजाब का मतलब ही अलग होता है। तो जो लड़कियां इन सब चीजों पे जाती है ना, वो ना जाए यार। अच्छा, एक और बात जो वहाँ पे शेयर की गई कि उससे पूछा गया कि ये रूमर्स हैं कि आप और सबा जो है एक दूसरे के ब्लॉग में आने के लिए अपना रेवेन्यू जो है वो लेते हो।
تو اس نے بولا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، اور واقعی مجھے لگتا ہے کہ یار کوئی اتنے زیادہ یہ لوگ گرے ہوئے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کے ولاگ میں آنے کے لیے ریونیو شیئر کریں گے. ہاں ولاگ کے لیے لڑائیاں ضرور ہو سکتی ہے کہ ولاگ میں یہ پارٹ وہ پارٹ، لڑائیاں بھی ان دا سینس کہ شعیب جو ہے وہ اپنا حق جما لیتا ہے اپنا مزے سے، اور اپنا ولاگ کا جو مین کنٹینٹ ہوتا ہے وہ شعیب لے لیتا ہے. لیکن لڑائیاں ان دا سینس کہ اتنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ گرے ہوئے لوگ ہیں کہ کبھی ریونیو وغیرہ کے لیے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کریں گے اور یہ چیزیں کریں گے. دین اس کے بعد ایک اور کویشچن پوچھا گیا 20-30 کروڑ والا، تو وہ چیز میں نے پہلے ہی بتا دی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا جو ہے ریونیو کتنا ہے. دین ایک اور چیز جو ہے وہ پوچھی گئی کہ جو ہے نا وہ ہاں 20-30 کروڑ والا ہی جب سے پوچھا گیا نا، تو تب اسی نے جو ہے وہ یہ بات کری کہ میرے پاس اتنا ہے کہ میں جو ہے نا اپنی 4 فیملی. چلو ٹھیک ہے وہ اپنی بڑائیاں دکھا رہا ہے، یہ سب کچھ ہے، وہ سنا رہا ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن دیکھو کہیں نہ کہیں وہ ایک اچھی چیز پہ انفلوئنس بھی کر رہا ہے کہ یار آپ اگر کما رہے ہو تو اپنی فیملیز پہ خرچ کرو، اپنی فیملیز کو پالو. اگر آپ اس کو ایز اے پازیٹیو وے میں لے لو. مجھے یہ تھوڑا سا لگ رہا ہے، پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں یار یہ سنا رہا ہے یہ ساری چیزیں، بٹ میں نے کہا نہیں یار اس کو ایک پازیٹیو وے دیکھا جا سکتا ہے، اس پر ایک پازیٹیو پوائنٹ بن سکتا ہے کہ یار دیکھو آپ جو ہے وہ اپنی فیملیز کا خرچہ اٹھا سکتے ہو تو آپ اٹھاؤ. ایک اچھا انفلوئنس کرے بھائی، دیکھو ان سے عوام انفلوئنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی آڈینس انفلوئنس ہوگی کہ یار نہیں دیکھو یہ بھی تو اپنے ماں باپ کا خرچہ اٹھا رہے ہیں نا، یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ساس سسر کو نہیں چھوڑا، ساس سسر کا خرچہ بھی اٹھا رہا ہے، تو یہ ایک اچھا انفلوئنس ہے. جبکہ دیکھو اگر اس کے دوسری طرف پوائنٹ آف ویو سے سوچا جائے نا، تو یہاں پر شعیب نہیں اٹھا رہا کیونکہ دیپیکا بھی اچھا خاصا کما رہی ہے، تو اس لیے اپنے ماں باپ کا خرچہ اگر وہ اٹھا رہی ہے، بیٹی اٹھا رہی ہے تو کوئی بری، کیونکہ وہ اس کی ایک ہی بیٹی ہے نا، صحیح ہے نا. تو اگر وہ خرچہ اٹھا رہی ہے اور وہ ماں اتنا کر کے اس کو دے رہی ہے، اس سے ٹرپل سے چوپل کر کے دے رہی ہے، تو کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یہ اپنا کریڈٹ اپنے اوپر لے لیتا ہے کہ میں ہم خرچہ اٹھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ہم گھر چلا رہے ہیں. تو یہ وہ وقت بھول جاتا ہے جب دیپیکا نے کیا یہ ساری چیزیں وہ سب کچھ. دیکھو اب مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار ہر انسان کو شروع سے تو بیٹھ کے نہیں بتائے گا نا کہ دیپیکا نے اس ٹائم پہ سنبھالا تھا اب میں کر رہا ہوں. لیکن یہ بات ہے کہ دیپیکا بھی برابر کا کما رہی ہے، دیپیکا بھی جو ہے وہ خرچے اٹھا رہی ہے اور برابر خرچے اٹھا رہی ہے. تو یہ ایک طریقے سے انفلوئنس بھی ہو سکتا ہے. لیکن obviously دوسری طرف اس کے ماں جو اس کے ابو ہیں اس کی جو ہے وہ ایگو کو بھی ہرٹ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یار دیکھو وہ آرمی کے آفیسر رہے ہیں، اور ہم سب کو پتہ ہے اگر آرمی کا کوئی آفیسر رہا ہو وہ ریٹائرڈ ہو تو اس کو اچھی خاصی پینشن ملتی ہے، اس کو اچھی خاصی اس کو لائف سٹائل اس کا اچھا خاصا ٹھیک ہی رہتا ہے ایز اے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، ٹھیک ہے، اگر وہ اچھی پوسٹنگ پر ہو تو. یہ تو ہمیں پتہ ہے. دیکھو جب پاکستان میں ایسا ہے تو انڈیا میں بھی ہائی ہوپس ہو، کیونکہ جمہوریت کا نظام دونوں طرف ہے. اس دن میں نے جب پوچھا الیکشن وغیرہ کا، جب وہ الیکشن کا مجھے پورا طریقہ بتایا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی دونوں طرف جمہوریت کا ہی نظام ہے، دونوں طرف سیم ہے. جو چیز یہاں پر ہے پاکستان میں وہ چیز وہیں انڈیا پر ہے. تو وہی چیز ہے. دین یار مجھے انڈیا سے جو ہے نا وہ بڑا پیار مل رہا ہے. مجھے کل بھی ایک میسج آیا کہ آپ انڈیا آئیں، ہم آپ کو بڑے پیار سے ویلکم کریں گے. وہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. اچھا اب پرسوں جو ہے نا مجھے ایک کمنٹ آیا، اس کو میں ڈیلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا. ایک کمنٹ آیا مجھے ایک ویڈیو کے نیچے جہاں پر تھا آپ انڈیا ہی دفع ہو جاؤ، آپ کو انڈیا کے لوگ کیونکہ آپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بائسڈ ہو رہی ہو، یہ ہو رہی ہو انڈیا کو لے کر، آپ کو انڈیا سے آپ کو انڈیا کی آڈینس ملی ہوئی ہے، یہ ملا ہوا اس لیے آپ انڈیا کی تعریفیں کر رہی ہو، یہ کر رہی ہو. وہ میں نے کہا یار کچھ بھی مطلب میں نے اپنے ملک کو کہاں خراب کہا ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ پاکستان جو وہ انتہا سے زیادہ خراب ہے یا پاکستان بھائی کیا ہو گیا؟ مطلب کہ میں نے کہا میرا ملک ہمیشہ سب سے اوپر ہے، میرے لیے سب سے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا. تو باقی کسی اور کے ملک کو اگر میں رسپیکٹ دے رہی ہوں یا کسی اور لوگوں کو کسی اور کے مذہب کو رسپیکٹ دے رہی ہوں تو مطلب کہ مجھے اٹھا کے ادھر پھینک دیا جائے گا، مطلب تم تو مسلم نہیں ہو، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو. میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے. اور اس کمنٹ کے اندر نا گالیاں بھی لکھی ہوئی تھی نا. تو پھر کیا ہے کہ وہ گالیاں لکھی ہوئی ہوتی ہے نا تو اس کے بعد آپ کے پاس اپروفڈ کا آواز آتا ہے کہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے نا تو جو کمنٹ میں آپ نے کچھ الفاظ جب بلاک کیے ہو نا تو وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. وہ آپ کو ہوتا ہے کہ یار آپ کو اپروو کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. تو میں نے اس کو اپروو نہیں کیا، میں نے وہ جو ہے ڈیلیٹ کر دیا کمنٹ. لیکن وہ کمنٹ آیا تھا اور بہت ہی مجھے غصہ آیا اس کمنٹ پہ. پہلے میں نے کہا میں اس کو اپروو کروں اور لکھ کے میں نیچے سے کمنٹ میں جواب دوں، بٹ میں نے کہا نہیں بیکار ہے یار، میں ان گندگیوں میں نہیں پڑ سکتی. مجھے پتا ہے میرا دل کیا ہے، میں کسی کے لیے کیا ہوں. اگر میں کسی کے ملک کو کس لوگوں کو رسپیکٹ دے رہی ہوں، اور اچھا پھر نیچے بھی لکھا ہوا تھا اگر آپ اس ملک کے لوگوں کو اس ملک کو اچھا بول رہی ہو، یہ بول رہی ہو، وہ بول رہی ہو، اور آپ انہیں کو ٹرول کر رہی ہو. میں نے کہا ٹرول تو ہے ہی نہیں بھائی، یہ ریویو ہے. ریویو اور ٹرولنگ کے اندر بہت اگر میں ٹرول کر رہی ہوتی اور صرف کرٹیسائز کر رہی ہوتی اور ہیٹ یا نیگیٹو پوڈ کاسٹ ہی بنا رہی ہوتی تو ابھی میں ان کی تعریف نہ کرتی، میں ان کے پازیٹیو ویلڈ پوائنٹس نہ بتاتی کہ بھائی یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، اس سے بھی لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں. تو یار یہ ایک طریقے سے ہم اس کو لے سکتے ہیں، بٹ ٹھیک ہے وہ ان کی ایگو کو ہرٹ کرنا یہ ساری چیزیں ہیں، بٹ لیکن یہ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں اگر میں کسی انڈیا کی تعریف کر رہی ہوں، کسی بھی ملک کی تعریف کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اس ملک میں اٹھا کے پھینک دیا جائے. بھائی کیوں اٹھا کے پھینک دیا جائے مجھے؟ میں اپنے ملک میں رہتی ہوں، میں خوش ہوں اپنے ملک میں رہنے میں، مجھے کسی اور ملک میں نہیں جانا.
सो प्लीज यार आप लोग भी रिस्पेक्ट करो यार, इसमें क्या हो गया? अगर हम किसी और मुल्क को रिस्पेक्ट दे देंगे, थोड़ी किसी लोगों को रिस्पेक्ट दे देंगे, किसी के रिलीजन को हम रिस्पेक्ट दे देंगे, तो हमारा क्या कमी हो जाएगी? कुछ हमारे पास नहीं होगी यार। कहते हैं ना, अल्लाह हमारे नबी ने ही फरमाया है ना कि अगर तुम किसी को इज्जत दो और किसी को सामने झुको, अगर कल को तुम्हारी इज्जत उस टाइम पर कम पड़ जाए ना, तो तुम वो इज्जत और वो जो है ना अपना झुकनापन कयामत वाले दिन मुझसे ले लेना। तो फिर इससे बढ़कर क्या है यार? कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर रिलीजन की करनी चाहिए। रिलीजन की रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई मुस्लिम को पसंद नहीं करती। आय हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ बिल्कुल, और मुझे रिस्पेक्ट करने का मतलब या ये सब करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कहीं जो है ट्रांसफर या अल्लाह माफ करे पता नहीं क्या कुछ होता है। तो बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। जिसको कमेंट किया है उसको जवाब उसका मिल गया होगा। तो होप्स आपको मजा आ गया होगा इस जवाब से। भाई मैं इसी तरीके से रिस्पेक्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी हर मुल्क की। बात सिर्फ इंडिया की नहीं, बात सिर्फ हिंदू की नहीं है, मैं हर रिलीजन हर कंट्री को इतनी ही रिस्पेक्ट दूंगी जितनी मैं देती हुई आई हूँ। सो प्लीज़ यार जज करना बंद कर दो। लेकिन मेरे लिए मेरा कंट्री सबसे ऊपर है, ये बात डन है। मेरे लिए अपना रिलीजन सबसे ऊपर है, लेकिन रिस्पेक्ट सबकी है और दिल से है, और लिटरली दिल से। पता है मैं यही बोलती हूँ, आपकी ऑडियंस जो है ना जब आपसे कनेक्ट होती है ना, उसको समझ आना शुरू हो जाता है कि क्या बनावटी बोल रहा है, क्या बंदा दिल से बोल रहा है। और मेरे पास जो ऑडियंस कनेक्ट हो रही है ना मुझसे, वो सीरियसली मेरे पॉइंट्स को समझ रही है, मेरे दिल को समझ रही है, मेरी बातों को समझ रही है, और मेरे लिए ये बहुत है। भले मेरे पास ऑडियंस बहुत कम है, मेरे अभी रिसेंट व्यूज़ बहुत डाउन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। मतलब मेरे रिसेंट व्यूज़ पे चले गए थे 3,000 पर वीडियो पे मेरे व्यूज़ आ रहे थे, 3 साढ़े 3 हज़ार पे। लेकिन अभी मेरे व्यूज़ कुछ 1 डेढ़ हज़ार आ रहे हैं। आप देख लो ये चंद दिनों से व्यूज़ में, कुछ में तो 500 600 आए। लेकिन मुझे इस चीज़ से खुशी है कि मेरे पास भले इतनी कम ऑडियंस है, लेकिन जो ऑडियंस मेरे साथ कनेक्ट हो रही है ना, वो मुझे समझ पा रही है मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही, वो सब समझ पा रही है। ठीक है, यूट्यूब पैसों का जरिया है, यूट्यूब पर आप अगर अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हो तो पैसों के लिए कर रहे हो, आई नो, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। बट लेकिन आप ऑडियंस का प्यार भी चाहोगे। मैं ये नहीं चाहूंगी कि मुझे ऑडियंस सिर्फ गालम गलोच दे और मेरे ये 25 30 हज़ार व्यूज़ हों और मुझे रोज़ के 20 25 डॉलर मिले, और मुझे ऑडियंस सिर्फ गालियां दे रही हो, मुझे नापसंद कर रही हो। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। ठीक है ना, मैं यही चाहूंगी भले ठीक है मुझे रोज़ के 2 3 डॉलर मिल रहे हैं, मेरे ज़्यादा नहीं बनते डॉलर, कोई 2 3 डॉलर बनते हैं, लेकिन आई एम हैप्पी। मेरी ऑडियंस अच्छी है, मेरे साथ ऑडियंस कनेक्ट है, आई एम टोटली 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 सेटिस्फाइड। तो थैंक यू सो मच यार, आप लोग के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। सो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ज़्यादा लंबी नहीं लेके जाऊंगी, मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर कर लूंगी। तो होप सो यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।